हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान कसार से पधारे नवोदित कवि श्री केशव गौतम जी। केशव गौतम जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह इनकी कहाँ हुई और कब से इन्होंने अपनी काव्य यात्रा शुरू की और इसके पीछे इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे। आइए बात करते हैं केशव गौतम जी से। केशव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। केशव जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? जी सर, तो पहले तो जैसा कि आपने पूछा कि भाई जीवन परिचय के बारे में बस मैं इतना बता सकता हूँ कि कोटा का ही मैं मूल निवासी हूँ। कोटा के पास एक गांव है कसार जी, वहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ और मेरी परिवार के साथ वहीं पे मैं अभी भी निवास करता हूँ जी। और शिक्षा की बात है तो सर प्रारंभ से ही, मतलब जब हम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, जब 10वीं में थे, तो 10वीं में एक विद्यार्थी जब आता है तो उसके सामने विकल्प होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल, कि हम किस संकाय में जाएं, या हम हिंदी लें, हम कला वर्ग लें, कि हम कला वर्ग लें या विज्ञान वर्ग लें या वाणिज्य वर्ग लें। परंतु मेरे हृदय में ये प्रारंभ से ही था कि मैं हमेशा से था, प्रारंभ से, बचपन से ही, कि मुझे आगे जाकर हिंदी में ही पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने 11वीं कक्षा में जैसा कि कला वर्ग लेकर के हिंदी साहित्य पढ़ा और अभी मैं कुछ दिनों पहले ही मेरी BA BEd की जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हुई है फाइनल ईयर की। तो मेरी BA BEd एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे मेरा MA करने का विचार है, तो यहाँ तक मेरी शिक्षा हुई है जी। केशव जी, जो आपका झुकाव जो काव्य यात्रा की तरफ हुआ, तो ये कैसे हुआ आपका? जी सर, काव्य यात्रा की तरफ झुकाव होने का जो प्रमुख कारण है, मैं मानता हूँ कि जैसे पृथ्वी जो होती है उसमें हम बीजारोपण किया जाता है जी। जब तक पृथ्वी में किसी चीज़ का बीजारोपण आप ना करोगे तो वृक्ष नहीं निकल सकता है। बिल्कुल। तो जब मेरे जीवन के वो 3 प्रमुख व्यक्ति हैं, वैसे तो वातावरण से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, परंतु मेरे जीवन के वो 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाया। जो जैसे कि 11वीं कक्षा में हम पढ़ने गए तो श्री सुनीता तिवारी करके एक थी हमारी मैम, वो हमें पढ़ाती थी। तो जब वो पढ़ाती थी तो मैंने उनसे पढ़ा मीरा के बारे में, सूरदास के बारे में, जो प्रमुख पद जैसे पंक्तियां होती है कि भाई बसो मेरे नैनन में नंदलाल, या फिर जैसे मीरा कहती है कि मायरी मैंने लियो रे गोविंदा मोहन। तो ये सब पढ़कर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे भगवान के भी जो भक्त हुए उन्होंने अपने भाव कहे। जैसे एक ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ तो हमारे घर में सभी लोग उस चीज़ से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, किसी न किसी रूप से उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये भाव था कि जब हम किसी दूसरे के भाव गाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम खुद के भाव लिख करके गाएं, हम अपनी भावनाओं को गाएं। तो ये सारे पद पढ़े। फिर 12वीं में कक्षा में मैं जब गया तो विद्यार्थी जीवन में सबके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई आप रिवीजन कीजिए, अच्छी आपको प्रतिशत बनानी है। उस वजह से हमने 3-4 बार किताबों को घोट के पिया और उसी समय पे कोरोना आया। तो कोरोना में किस वातावरण एक ऐसा हो गया था कि हम दूसरों को खुश, भाई जीवन में क्या प्रयास करते हैं, हम दूसरों को खुश करें, परंतु कोरोना की स्थिति में हमारा ये मुख्य उद्देश्य हो गया था कि हम खुद को भी खुश रखें। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उन चीज़ों का भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा, परंतु यहाँ तक मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी साहित्य जो है, कविता जो है, वो एक बस ये माध्यम है कि हमारी खुशी के लिए हम लिख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कवि होते हैं तो वो कुछ भी लिख देते हैं। बिल्कुल। परंतु जब मैं महाविद्यालय में गया और जैसा कि मैंने कहा 3 प्रमुख स्तंभ मानता हूँ, तो जो अंतिम स्तंभ मेरे जीवन का जो प्रमुख स्तंभ है, श्री प्रियंका शर्मा जी उनका नाम है, उनके द्वारा मुझे ये समझ में आया कि कविता, जो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य के द्वारा हम समाज के बारे में जान पाते, ये मैंने उनसे सीखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे उस ओर प्रेरित किया कि कविता क्या होती है, एक कविता का मर्म क्या होता है, कवि किस प्रकार आपको लिखना चाहिए। और कवि सिर्फ अपने लिए नहीं लिखता है, वो समाज के लिए लिखता है। जैसे कि अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद के पहले बहुत सारी तिलस्मी चीज़ें लिखी गई, परंतु प्रेमचंद जी ने किसान वर्ग के बारे में लिखा, जमींदारों के द्वारा किया गया शोषण, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा। तो ये सब चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिली जी।
केशव जी, वैसे कहा जाता है कि आपके परिवार में भी एक साहित्यिक पृष्ठभूमि रही है। जी बिल्कुल। यानी आपके दादाजी और दादाजी जी के दादाजी कथा भागवत या मतलब संगीत से जुड़े रहे, तो वो भाव भी आप में देखने को मिला? जी सर बिल्कुल, वो भाव इसलिए देखने को मिला कि जैसे मेरे दादाजी हैं, वो 6 भाई हैं, और वो 6 के 6 भाई जो हैं वो भले किसी भी पेशे में हों। जैसे कि हमारे एक दादाजी के छोटे भाई आदरणीय सुरेश जी, वो पेशे से तो आयुर्वेदिक में वैद्य थे। जी जी। अभी तो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, परंतु वो कविता भी करते थे। और मेरे दादाजी के जितने भी भाई हैं और मेरे दादाजी स्वयं भी, ये कथा भागवत संगीत में बहुत इन सबकी रुचि थी। तो उन चीज़ों का भी मुझे प्रभाव पड़ा है। जैसे आज हम जब लिखता हूँ तो बहुत बार अगर मैंने 100 कविताएं लिखी होंगी तो उनमें से 10 या 20 ऐसी होंगी जो मैंने कृष्ण पर ही कही हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से मुझे मिला है। कोई कविता हो आपके ध्यान में, सुनाए दर्शकों को। जी सर, ऐसे तो क्या है सर कि एक अवस्था होती है। बिल्कुल। हम 21 वर्ष की मेरी आयु है, तो सभी जब युवा अवस्था में होते हैं तो श्रृंगार की कविताएं लिखना पसंद ज़्यादा करते हैं। सही बात है। तो जैसे कि हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा भी है, बहुत सारे कवि पढ़े, बिहारी पढ़े, अज्ञे पढ़े, रत्नाकर पढ़े, बहुत सारे पढ़े, तो सबने श्रृंगार लिखा ही है। तो और हिंदी साहित्य ने कहता है, मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य पढ़कर मैंने ये समझा है कि आप यदि अपने भाव कह रहे हैं तो वो कोई अश्लीलता नहीं है। जैसा कि समाज में माना जाता है कि कोई श्रृंगारिक कविता कोई लड़का या लड़की गा रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो उसको आप गलत भाव से देखें, ये आवश्यक नहीं है। तो मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया था कुछ समय पहले। नायक नायिका होते हैं हमारे साहित्य में, जैसा कि कहा जाता है नायक और नायिका। तो एक नायक और नायिका है। अब नायक क्या होता है कि अपनी नायिका को उपमाएं देता है। तो उपमाएं कभी फूलों की दी जाती है, कभी चंद्रमा की दी जाती है। बिल्कुल। तो एक नायक है जो अपनी प्रेमिका जो उसकी नायिका है उसको चंद्रमा की उपमा देकर कह रहा है कि चंद्रमा जैसे हमारे सम्मुख होता है पर वो बोलता नहीं है, वो हमें देखता है, हम भी उसे देखते हैं, मगर वो कुछ कहता नहीं है। तो चंद्रमा से कह रहा है एक नायक कि चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी, चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी, क्या तुमको अब मैं दिखता नहीं, चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी। अब नायक आगे ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं दिख रहे हो या फिर मैं तुम्हें दृष्टिगत नहीं हो रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, परंतु तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। तो नायक कहता है कि सामने हो के भी क्यों तड़ पाते हो, गैरों से तो तुम बतलाते हो, मैं पुकारूं जब भी तुमको मेरे सनम, तुम भला इतना क्यों इठलाते हो, क्या तुम्हें अब मैं वैसा लगता नहीं, चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी, चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी। अब इसके बाद शिकायत करता है जब नायक, तो नायिका से आगे क्या कह रहा है कि प्रेम के पंखों को अपना वातास दो। वातास का अर्थ होता है आकाश। बिल्कुल। कि प्रेम के पंखों को अपना वातास दो, अपने स्पर्श का मुझको आभास दो, भूले नहीं हो तुम मुझको अब भी प्रिय, आकर हृदय को तुम ये विश्वास दो, आकर हृदय को तुम ये विश्वास दो, क्या तुम्हें प्रेम मेरा अच्छा लगता नहीं, चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी, चांद सुन लो न तुम आरज़ू ये मेरी। बहुत बड़े केशव जी, बहुत अच्छी आपने श्रृंगार की कविता सुनाई। आपने वैसे किन किन विधाओं में लिखना प्रारंभ किया? जैसे श्रृंगार तो आपका विशेष है ही सही, इसके अलावा भी और मैं जैसे श्रृंगार तो एक ऐसी विधा है, रस बहुत सारे रस होते हैं उनमें, श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है लिखना। परंतु हम जिस जीवन में हैं, जैसे मैं जिस विद्यार्थी जीवन में हूँ, तो उसमें हम श्रृंगारिक होकर के अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मुझे मार्गदर्शक लोग हैं उनसे सीखा है, तो कभी कभी कुछ बातें मैंने वो भी कही हैं, अपने आप से कही हैं, लोगों से भी कही है,
जो बातें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जैसे एक बार मैंने लिखा था कि उठ चल निकल पड़, उठ चल निकल पड़, निर्जन पथ पर अकेला, क्योंकि हम जिस पथ पर बढ़ रहे हैं आवश्यक नहीं है उस पर कोई हमारे साथ हो, क्योंकि सफलता में तो आपके साथ सब होते हैं, परंतु असफलता में आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैंने लिखा कि उठ चल निकल पड़, निर्जन पथ पर अकेला, थके तो रुक फिर चल, तुझे दूर तक जाना है, हौसले अपने बुलंद रख, कदमों में अपने अहम रख, सींच राही खुद को पसीने से, तुझे लक्ष्य पाकर दिखाना है। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। केशव जी, जैसे हाड़ौती में भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, कवि हैं। जी सर। तो आपने मंचों से तो सुनाई है उनको, काव्य गोष्ठियों में भी सुना होगा। तो किन किन जो यहाँ वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनकी लेखनी का भी आपके कवित्व में कोई प्रभाव देखने को मिला हो? जी सर, एक तो क्या है कि हाड़ौती एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी मातृभाषा हम जिसे कहते हैं। जी जी। परंतु हमारे साथ दुविधा क्या है कि हम बचपन से ही हमें हाड़ौती का ज्ञान इतना नहीं करवाया जाता है। बिल्कुल। जैसे कि समस्या क्या है कि जैसे हम किसी साहित्यकार की, हम हिंदी की कोई उपन्यास यदि किसी व्यक्ति को हाड़ौती क्षेत्र में पढ़ने के लिए दे दे तो उसे तो फिर भी पढ़ लेगा, परंतु यदि आप राजस्थानी की कोई उपन्यास या कोई कहानी गद्य विधा की किसी को दे दे तो उसे नहीं पढ़ पाता है। अगर कोई कविता मंचों पर गाई जा रही है तो वही व्यक्ति हाड़ौती की कविता को समझने के लिए जो है सक्षम है कि जिसको उस चीज का ज्ञान हो, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमने अंग्रेजी को महत्वता दी, हमने हिंदी को कम महत्वता दी, परंतु हमने राजस्थानी को और हमारी जो हाड़ौती है उसको तो महत्वता ही नहीं दी है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हमने रिंग, सबको पता है रिंग का अर्थ क्या होता है, अंगूठी सब समझते हैं, अगर हम कहते हैं मूंदड़ी तो वहाँ पर लोग चक्कर खा जाते हैं कि ये क्या है। जी, सही है। मगर बहुत सारे कवि हैं, जैसे प्रेम जी प्रेम थे, हमारे कोटा के बहुत नामचीन साहित्यकार थे, और दुर्गादान सिंह जी गौड़ हैं, जो गजबन बनी ठनी उन्होंने बोला है, आदरणीय मुकुट मणिराज जी हैं, और जैसे कि मैंने बताया मेरे दादाजी सुरेश जी पंडित हैं। बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे कवि हैं जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। जी। तो क्या ये जो आपका साहित्य सृजन यानी काव्य यात्रा निरंतर जारी रहेगी या पढ़ाई के क्षेत्र में पहला ध्यान रहेगा? नहीं सर, पढ़ाई के क्षेत्र में ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जो कविता सुनाई है, कविता लगभग 2 वर्ष पुरानी है। जी जी। वैसे तो कविता कभी पुरानी होती नहीं है, बिल्कुल, परंतु ये लगभग 2 वर्ष पहले मैंने लिखी थी। और जैसा कि है एक विद्यार्थी के जीवन में, जैसा कि आपने कहा ना मैनेज कैसे करना होता है, तो हमें किसी एक चीज़ को प्रमुखता देनी होती है। बिल्कुल। तो अब वर्तमान समय में मेरा जो महत्वता है सबसे प्रमुख, वो मेरी पढ़ाई है मेरी। बिल्कुल भाई, छात्र जीवन में पढ़ाई एक अलग विषय होता है, एक उसके साथ कविताएं भी जन्म लेती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में मस्तिष्क में जो उपजता है वही लेखनी में उतरता है। तो आप दोनों में माहिर हो ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब तक आप कितनी कविताएं लिख चुके हैं? सर, अगर सिर्फ ऐसा कहा जाए कि जैसे मैं अब अपने अनुसार कविता मानूं या फिर जो मेरे भाव लिखे हैं मैंने, अगर पृष्ठों की संख्या दी की जाए तो ऐसे तो मैंने 2-3 डायरी लिख दी होंगी। बिल्कुल। परंतु जो एक मुख्य ऐसी कविता होती है कि जो समाज को कुछ शिक्षा दे, या फिर जो ऐसी परिपक्व है कि जिसे हम मंचों पर गा सकें, तो ऐसी कविताओं की संख्या बहुत कम है, अभी 50-60 होंगी। जी जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने 50-60 रचनाएं तो इस तरह की लिख दी ताकि समाज मतलब उसको सुन सके। जी सर। और भविष्य में क्या लिखना चाहेंगे समाज के लिए आप? सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्त्रियों की दुर्दशा है जी, जातिवाद है और धर्म सांप्रदायिकता है, जो चीज़ें मतलब हम विद्यार्थी जीवन में भी पढ़ते हैं, जिन चीज़ों के प्रति हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उन चीज़ों जो रूढ़िवादिता है उनका खंडन करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जाते जाते केशव जी एक कविता और सुनाए आप दर्शकों को। ठीक है सर, एक कविता और मैं आपके बीच में रखता हूँ जी। होने में तो वो भी श्रृंगार की ही कविता है। हाँ, सुनाइए आप। तो नायक कह रहा है नायिका से कि तुम सूर्यवंश की आभा हो, तुम सूर्यवंश की आभा हो तुम तो, और मैं हूँ भृगुकुल की संतान। तो कवि क्या कहता है कि तुम सूर्यवंश की आभा हो, मैं भृगुकुल की संतान प्रिय, तुम भूमिरा की वीणा हो,
जिसमें बसते हैं प्राण प्रिय। और आगे अब उपमाएं दी जाती है, क्योंकि कोई भी कवि लिखे तो उपमा जरूर अवश्य देता है नायिका को। सही बात। तो क्या उपमाएं दी है मैंने कि चांद सा है चेहरा तुम्हारा, धड़कनों में नाम प्रिय, तुम वो प्रेरणा हो जिससे बनते हैं मेरे काम प्रिय, कि तुम ही सूर्य की प्रथम किरण, अतिशयोक्ति है यहाँ पर, कि तुम ही सूर्य की प्रथम किरण, तुम जीवन का हो मर्म प्रिय, तुम ही मेरी स्वरमाला हो, तुम ही शब्दों का गुम्फ प्रिय, तुम सूर्य वंश की आभा हो, मैं भृगुकुल की संतान प्रिय। अब जब व्यक्ति किसी को अपना मानता है, किसी से प्रेम करता है, नायक नायिका से प्रेम करता है, तो जिस व्यक्ति को, चाहे आप वो जरूरी ना हो नायक नायिका ही हो, वो आपकी माँ भी हो सकती है, या कोई भी आपके जीवन में जो मुख्य व्यक्ति होता है, आप उसे ईश्वर से अवश्य मांगते हैं कि इस व्यक्ति का साथ मुझे जीवन में हमेशा मिले। तो आगे मैं कहता हूँ कि मैंने मांगा है तुमको हर पल अपनी पूजा में प्रिय, अब साथ मांगता हूँ तेरा जीवन की इन राहों में प्रिय, तुम सूर्य वंश की आभा हो, मैं रघुकुल की संतान प्रिय, तुम वो मीरा की वीणा हो जिसमें बसते हैं प्राण प्रिय, जिसमें बसते हैं प्राण प्रिय। बहुत सुंदर कविता केशव जी आपने सुनाई। ये थे हमारे साथ कसार से पधारे नवोदित कवि, यानी अभी 21 साल की अवस्था इनकी, और अभी छात्र यानी कॉलेज शिक्षा में ये पढ़ रहे हैं, और इन्होंने अब तक 50 अपने कविताएं ये लिख चुके, और इनका मानना है कि गद्य भी में भी ये कुछ आगे लिखना चाहेंगे, और समाज में जो रूढ़िवादिता है, कुरीतियाँ हैं, उस पर ये अपना लेखन जारी रखेंगे, यानी कविताओं के माध्यम से वह समाज तक परोसेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद।